अब हम लेते हैं लिंकेज और सेक्स लिंकेज के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन और उनका डिस्कशन। ठीक है, जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक, साइटोप्लाज्मिक, ये सब हम पढ़ चुके। उनके क्वेश्चन भी बता दिए आपको मैंने कैसे कैसे होना है, बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन हैं। अब आते हैं लिंकेज और सेक्स लिंकेज के क्वेश्चन। अब देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 से, और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, पहला जो क्वेश्चन है ये अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इनकरेक्ट। क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्रोमोसोमल थ्योरी में जीन और क्रोमोसोम का कंपैरिजन किया गया है और उसी के बेस पर हमें बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ फैक्टर दे कैरीड। मतलब क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग होना और फिर उनका सेपरेशन होना, तो जब ये पेयरिंग होगी और सेपरेशन होगा तो इनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, मान लो जीन यहाँ ए है या स्मॉल ए है, जो भी है, तो उनके जीन की भी पेयरिंग होगी और सेपरेशन होगा। तो जब गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और सेपरेशन होगा तो उसके ऊपर जो फैक्टर जो जीन प्रेजेंट है उनकी भी तो पेयरिंग और सेपरेशन होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए हमने कहा था सेग्रीगेशन क्रोमोसोम भी शो करते हैं, सेग्रीगेशन जीन भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, अपने को गलत ढूंढना है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल टू बिहेवियर ऑफ जीन। क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। तो जरा हम इस पर गौर करें तो क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर कई जगहों पर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन कई जगहों पर नहीं भी होता है। अगर हम बात करें लिंकेज की, तब देखिए क्रोमोसोम जो हैं असोर्टमेंट शो करते हैं, ठीक है, लेकिन लिंकेज शो नहीं करते। क्रोमोसोम कभी भी साथ थोड़ी जाते हैं, क्रोमोसोम तो हमेशा असोर्टमेंट शो करेंगे, अपोविजन शो करेंगे। लेकिन जीन जो होता है, जीन असोर्टमेंट भी शो करता है और जीन लिंकेज भी शो करता है। और क्रोमोसोमल थ्योरी में पढ़ाते समय बताया भी था कि लिंकेज ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो केवल जीन शो करता है, और क्रोमोसोम और जीन में हम लिंकेज के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि जीन का बिहेवियर और क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल होगा हमेशा? नहीं, ऑलवेज ही आइडेंटिकल नहीं होते। लिंकेज के केस में तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, असोर्टमेंट के केस में होंगे। तो ये लाइन हमेशा के लिए तो सही नहीं होगी। ठीक है, और देख लेते जरा। 2 alleles ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जीन के पेयर वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेम लोकस पर होते हैं, ये बात तो ठीक है। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर, ये दोनों पेयर में भी होते हैं। तो बाकी 3 स्टेटमेंट मोर और लेस करेक्ट हैं और वो जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से जीन और क्रोमोसोम पर एप्लीकेबल नहीं है। लिंकेज के केस में वो जीन पे तो चलेगा लेकिन क्रोमोसोम पर ही चलेगा। तो हम इनकरेक्ट की बात करें तो ये चीज़ कहना कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल टू बिहेवियर ऑफ जीन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता। इसलिए इसका आंसर हम सेकंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जो होती है, ड्रोसोफिला, आर वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज बिकॉज। ड्रोसोफिला जेनेटिकल स्टडीज के लिए सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है, क्यों? एबिलिटी टू ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब, कि ये लैब में सीधे साधे सिंपल से संवर्धन माध्यम पर ग्रो हो जाती है, मीडियम पर ग्रो हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, इनको ग्रो करना आसान है। देन शॉर्ट लाइफ स्पान, इनका लाइफ साइकिल छोटा 15 दिन का, ये जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ईच मेटिंग, हर बार के रिप्रोडक्शन में ये संतति प्रोजेनी बहुत सारी बनाते हैं, ये भी बात सही है। प्रेजेंस ऑफ फ्यू एक्सटर्नली विजिबल एंड आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, फ्यू, अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, प्रेजेंस ऑफ फ्यू नहीं होता है, इसमें तो बहुत सारे अच्छे करैक्टर हैं जो देखे जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं, तभी तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी कि यहाँ फ्यू नहीं आना चाहिए, मेनी आना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इनकरेक्ट के हिसाब से सेकंड होगा। नेक्स्ट वन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज। अब लिंकेज के केस में जो नॉन पेरेंटल बनते हैं उनको क्या कहेंगे, तो उनको रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। नॉन पेरेंटल के लिए टर्म यूज की जाती है रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। कौन से प्रोसेस से डीएनए में वेरिएशन आता है? मैंने आपको बताया था वेरिएशन के 2 ही रास्ते हैं, एक है म्यूटेशन और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर। तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ये 2 आएंगे इसमें, 174 का 3 आंसर हो जाएगा।
कि वेरिएशन जो आते हैं वो दो चीज़ों से आ सकते हैं, या तो म्यूटेशन से या फिर क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, ठीक है। ये चीज़ किसमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। अब अपने को इसमें आंसर देना है कि भाई कैरियर फीमेल में तो करेक्टर है भी नहीं, कैरियर जो होती है फीमेल वो इस तरह से मान लो ये कैरियर फीमेल हो गई, और इससे जो है मेल में करेक्टर जाना। अब ये वाला एक्स अगर मेल में चला आया तो मेल में तो करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ट्रेट शोन बाय ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, ये होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ठीक है, इसलिए होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट भी इनफैक्ट हम नहीं ले पाएंगे, एक्स लिंक रिसेसिव लेना होगा, क्योंकि वो ट्रेट देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट में कैरियर हम किसके लिए कहेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए मेनली बोला था। फीमेल में डिजीज नहीं है, वो कैरियर है, ठीक है, और उससे फिर ये मेल के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, एक तरह से एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 176, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ए, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द बी एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन। अब जीन के बीच के डिस्टेंस निकालने का काम किसने किया था, स्टुअर्ट वेंट ने। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, स्टुअर्ट वेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। देखिए जीन डिस्टेंस किसके बीच के निकालोगे, जो सेम क्रोमोसोम पर होगा। अलग अलग क्रोमोसोम के बीच के जीन की डिस्टेंस थोड़ी निकाली जाती है, जो लिंक्ड जीन होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं उनकी। तो सेम क्रोमोसोम और स्टुअर्ट वेंट, मतलब आंसर हमारा 4 रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर a single protein is a part of cascade of proteins involved in blood clotting is affected। involved in blood clotting, ब्लड क्लोटिंग में जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो कौन से डिसऑर्डर में ग्रुप ब्लड क्लोटिंग के ग्रुप ऑफ प्रोटीन में से कोई एक सिंगल प्रोटीन एब्सेंट होता है, तो कौन सी डिजीज है। ब्लड क्लोटिंग की बात करें तो हमें पहले पता होना चाहिए क्या है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्लोटिंग में काम आने वाले जो प्रोटीन का ग्रुप है उनमें से कोई एक प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ वाई लिंक्ड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस बताया था, कान पर बाल होना। व्हेन एन अफेक्टेड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन। अब अफेक्टेड मैन का मतलब हाइपरट्राइकोसिस है, तो अपन ने वाई पर एच लगाया क्योंकि इसका जीन तो वाई पर होता है, और ये नॉर्मल वुमेन से मैरिज हो रही है। What % of the daughter would have expected the hairy ears। अब डॉटर के अंदर ये करेक्टर कितना जाएगा, देखिए ये करेक्टर वैसे भी वाई पर है, तो ये करेक्टर उनके सन में जाएगा। ऐसे वाई लिंक्ड करेक्टर कभी डॉटर में जाता ही नहीं है, तो 0% चांस होंगे, ठीक है। वाई तो कभी डॉटर में जाएगा ही नहीं, फीमेल में वाई क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं, तो ये करेक्ट आंसर बड़ा सीधा सा 0% हो जाएगा। A normal woman whose father had color blindness married a normal man। इस तरह के क्वेश्चन अपने किए भी हैं क्लास में। नॉर्मल वुमेन जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे, ये फादर कलर ब्लाइंड है, फादर से एक्स वुमन में आया तो वुमन कैरियर बनेगी और नॉर्मल भी रहेगी। इस वुमन की मैरिज अब हम नॉर्मल मैन से कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ अकरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस होने के क्या चांस होंगे, तो अपन सारी प्रोजेनी बना के देख लें। देखो ये बना XX, ये बना XXC, फिर ये आया XY और ये XCY। इन चारों कॉम्बिनेशन में देखें, क्योंकि प्रोजेनी बोला है, मेल फीमेल नहीं बोला है, तो टोटल प्रोजेनी में से देना पड़ेगा। तो एक ही चांस है 1/4, आंसर क्या हो जाएगा 25%। हाँ, सन में से पूछा जाता है तो 50% आंसर होता है, लेकिन ये तो केवल प्रोजेनी बोल रहा है कि प्रोजेनी में वर्णांतर यानी कलर ब्लाइंडनेस होने के चांस 25% रहेंगे, ठीक है। मेल फीमेल बोलते हैं तो फिर अलग अलग निकालना पड़ता है। नेक्स्ट 180, मिस्टर स्टीवन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो मिस्टर स्टीवन का अगर मैं जीनोटाइप लिखूँ तो हीमोफीलिया हो रहा है, उसको XHY। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, डिजीज में पढ़ाई भी जाती है। तो ये
स्मॉल सी हो गया। रिसेसिव डिजीज तो तभी आएगी ना, और वो भी ऑटोसोमल है। हिज फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीवंस स्पर्म हैविंग रिसेसिव एक्स लिंक्ड एज वेल एज ऑटोसोमल अलील, मतलब इसके स्पर्म मतलब इसके गैमेट के अंदर एक्स लिंक का रिसेसिव अलील और ऑटोसोमल अलील दोनों आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसका गैमेट बना लेते हैं तो देखो क्या क्या गैमेट बनेंगे इसके अंदर। एक तो बनेगा एक्स एच और स्मॉल सी, और एक बनेगा वाई और स्मॉल सी, दो ही तो गैमेट बन रहे हैं इसमें। तो इसके गैमेट की रिसेसिव अलील और दोनों चीज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2। एक्स लिंक रिसेसिव अलील और ऑटोसोमल अलील की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। बस गैमेट ही बनाने, इसमें कोई क्रॉस तो करना नहीं है। गैमेट बना के देख लो कि कौन से गैमेट में दोनों अलील आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल मैप्स आर नॉट एक्यूरेटली मैप्स। ये क्वेश्चन कई लोग डाउट में पूछते रहते हैं। ये थोड़ा सा आगे का भी एक कंसेप्ट है। हम आपको नॉर्मली बताते हैं मैप कैसे बनता है, डिस्टेंस से। और डिस्टेंस में हमने क्या कहा था कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस के एक रिलेशन रहता है। ठीक है, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है उतनी मैप यूनिट क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। ये हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं, बट ये ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन, अब क्रोमोसोमल मैप्स एक्यूरेट मैप क्यों नहीं होते, क्योंकि क्रोमोसोमल मैप आप किससे बना रहे हो, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन से। और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन किस में आ रहा है, ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कि जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट बने, उतने के उतने क्या आ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। और जितने रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग आते हैं उतनी डिस्टेंस मान लेते हैं अपन। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज कही जाती है कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे उतना ही क्या आ जाएगा, उतना ही परसेंट रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग आना। ये जो चीज कही जाती है ये अप्रॉक्सीमेटली बेस पर होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है। थोड़े गैमेट तो ज़्यादा ही बनते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग जितना आएंगे उससे फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं और उससे मैप बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्रोमोसोम मैप एक्यूरेट मैप नहीं होते, क्योंकि होता क्या, देखो जितनी सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, जितनी सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा उसके अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, गैमेट रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनते हैं लेकिन रिकॉम्बिनेंट ऑप्शन थोड़ा कम ही बनते हैं। कुछ गैमेट डैमेज भी हो सकते हैं, कुछ गैमेट यूज भी ना हो। ठीक है, और वही बात है कि जैसे सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर की जगह डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया। मतलब जैसे एक बार की क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुआ, फिर एक और क्रॉसिंग ओवर में वापस एक्सचेंज हो गया, तो पहले जैसी सिचुएशन आ गई। अगर मान लो डबल क्रॉसिंग ओवर हो गए तो फिर आपको रिकॉम्बिनेंट तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमें टेस्ट क्रॉस में 10% रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मिले तो डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमॉर्गन। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट बने होंगे, तो हम मान लेते हैं कि 10% बने होंगे, क्योंकि जितने परसेंट गैमेट बनते हैं वैसे ऑफस्प्रिंग आते हैं। और फिर हम कहते हैं कि कितनी परसेंट सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो हम कहते हैं 20% सेल, डबल करना पड़ता है, क्योंकि आधे रिकॉम्बिनेंट बनते हैं आधे पेरेंटल भी बनते हैं। ये जो है एक लीनियर रिलेशन हमने बताया, ये एक लिमिट तक ही चलता है। वास्तव में जिन सेल में क्रॉसिंग ओवर होता है ये 20 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, फिर जितने रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे उतने ही रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग 100% नहीं आ जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसलिए जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, हमें जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि डबल क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज हायर देन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब हमने जितना मान लिया कि जितने रिकॉम्बिनेशन उसी अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर, ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और इसीलिए क्रोमोसोमल मैप एग्जैक्ट मैप नहीं होते, क्योंकि इससे हमें सही डिस्टेंस या एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं मालूम चलती, लम्स हमें पता चलता है, और यही इसका आंसर भी होगा। वन क्रॉसिंग ओवर इंटरफेरेंस इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नियर बाय क्रॉसिंग ओवर, इसका सीधा कोई रोल नहीं है यहाँ। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, जी नहीं। और हेट्रोमेर इंक्रीजेज, हेट्रोक्रोमेटिन इंक्रीजेज क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है, बट क्रोमोसोम मैप एक्यूरेट मैप नहीं है। उसका रीज़न यही है कि क्रोमोसोम मैप से में हम जो डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से करते हैं, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
जो है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या हम अप्रोक्सीमेट बराबर मानते हैं, जबकि वास्तव में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती। ठीक है, इसीलिए जो डिस्टेंस आती है हमारी वो एक्चुअल नहीं है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही वास्तव में होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से जो क्रोमोसोम मैप बनता है उसको एक्यूरेट मैप नहीं मानते, अप्रोक्सीमेट चलता है। आंसर क्या होगा इसका? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेथायरस ओडोरेटस हाइब्रिड ब्लू फ्लावर्ड एंड लॉन्ग पोलन प्लांट इज टेस्ट क्रॉस्ड। ब्लू लॉन्ग, अब याद आना, जैसे हमने लेथायरस की बात करी और ब्लू लॉन्ग का टेस्ट क्रॉस किया तो हमें याद आ जाना चाहिए कौन सा एक्सपेरिमेंट, बैटसन और पुन्नेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको उन्होंने ब्लू लॉन्ग का टेस्ट क्रॉस किया था विद होमोजाइगस रिसेसिव रेड राउंड। तो ये था ब्लू लॉन्ग, ब्लू तो डोमिनेंट और ये लॉन्ग डोमिनेंट, और इसका फिर टेस्ट क्रॉस किया रेड और राउंड से, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, हाउ मेनी पेरेंटल टाइप्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन द जीन्स वर प्रेजेंट इन सिस स्टेज। ठीक है, सिस स्टेज में है ये जीन, मतलब सिस का मतलब ये इस तरह से कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल ए कैपिटल। अब आपको देखो इनका रेशो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये कोई क्रॉस करके नहीं होगा। इसके केस में क्या रिजल्ट आया था? 7-1-1-7। ठीक है, और ये जो 7 और ये 7 है यही दोनों क्या हैं? पेरेंटल हैं, ये पेरेंटल है। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 14/16 इंटू 100, टोटल 16 है तो 14/16 इंटू 100 ये करीब 87.4 के आसपास आएगा। ठीक है, एक्चुअली लेथायरस ओडोरेटस में फ्लावर कलर और पॉलन शेप का अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि बैटसन और पुन्नेट का एक्सपेरिमेंट है। उसका ये रेशो, प्रैक्टिकल रेशो उनको जो मिला था वो है, वो हम यहाँ क्रॉस करके नहीं ला पाएंगे, तो हमें रेशो पता होना चाहिए। ये 7-1-1-7 आता है, 7 और 7 इसमें पेरेंटल होते हैं, और अपने को पेरेंटल टाइप पूछा है तो परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, 87.4% जो भी आ रहा है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, ये भी एक दे रखा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल प्रोड्यूस बाय मेल ड्रोसोफिला। ये मेल ड्रोसोफिला देखो एक्स और वाई दे रखा है, हैविंग द क्रोमोसोम अरेंजमेंट। अब इस पर Y+W+ जीन है एक्स पर, और वाई पर कोई जीन नहीं है, तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। एक में एक्स चला जाएगा, एक्स जाएगा तो उसमें Y+ और W+ ये एक साथ चले जाएंगे, और ये एक्स क्रोमोसोम पर होंगे और एक वाई क्रोमोसोम अलग हो गया, तो 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे, इसमें और कुछ बनेगा ही नहीं। एनसीईआरटी के पेज पर आप देखेंगे, एनसीईआरटी में एक पेज पर 2 क्रॉस दिए हुए, क्रॉस ए क्रॉस बी, बड़े बड़े पूरे पेज पर लिंकेज में। वहीं मैंने ये चीज़ समझाई थी कि ये मेल में 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ फीमेल होती है तो 4 टाइप के गैमेट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स और वाई 2 अलग अलग हो जाएंगे और इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है कि इनके बीच में कुछ क्रॉसिंग ओवर होकर कोई नया गैमेट बन जाए, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, सीधे सीधे सेपरेट हो जाएंगे, देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, इसलिए 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग नॉर्मल विजन बट मदर हैज ए रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन है कि दोनों पेरेंट नॉर्मल है, यानी कि फादर भी नॉर्मल मदर भी नॉर्मल, लेकिन मदर में नॉर्मल विजन है लेकिन एक रिसेसिव जीन मतलब मदर कैरियर है। ठीक है, इसके केस में अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, तो अपन करके देख लेते हैं। डॉटर जो बनेगी ये तो नॉर्मल डॉटर और ये कैरियर डॉटर, तो डॉटर में तो किसी को डिजीज़ नहीं आ रही। सन की बात करें तो एक ये नॉर्मल सन और एक ये कलर ब्लाइंड सन हो जाएगा, इसमें डिजीज़ आई है। ठीक है, तो सन में तो कितनी 50% और डॉटर में किसी में भी डिजीज़ नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। तो ये हमें पहले में ही दिख रहा है, सन 50% डॉटर नील। ठीक है, क्रॉस कलर ब्लाइंडनेस के जो क्रिस क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं वही करने हैं, उसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ चिल्ड्रन इफ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल मैन। कलर ब्लाइंड वुमेन जो है अगर वो नॉर्मल मैन से मैरिज करती है तो बच्चे कैसे होंगे। कलर ब्लाइंड वुमेन ये जीनोटाइप, नॉर्मल मैन ये हो गया। ठीक है, अपन करके देख लेते हैं। देखो तो जितनी इनकी डॉटर है वो सारी कलर ब्लाइंड कैरियर होंगी, क्योंकि फादर नॉर्मल है, और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ में फादर के नॉर्मल रहते हुए डॉटर में डिजीज़ नहीं आती। देख लो, फादर के पास डोमिनेंट अलील है तो डॉटर में डिजीज़ नहीं है, डॉटर कैरियर बनेगी, और
अगर मदर में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है तो ये एक सन में जाना ही जाना है, तो दोनों ही सन में क्या हो जाएगी, डिजीज़। तो सन में तो सब में 100% कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ होगी, लेकिन डॉटर में नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे, कलर ब्लाइंड डॉटर नॉर्मल सन, कलर ब्लाइंड सन कैरियर डॉटर, ये ना सही आंसर देखो। ठीक है, कलर ब्लाइंड सन और कैरियर डॉटर हो जाएगी, ज़्यादा बेटर है, उनको कैरियर ही तो कहेंगे, नॉर्मल तो रहेंगे लेकिन कैरियर होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। नेक्स्ट, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न व्हेन, कलर ब्लाइंड डॉटर कब होगी, तो अपन खुद देखें, कलर ब्लाइंड डॉटर में जीनोटाइप होना चाहिए ये, तो एक इसको फादर से और एक एक्स मदर से मिलेगा। फादर से एक एक्स आ रहा है तो दूसरा तो वाई होगा, यानी कि फादर में तो डिजीज़ होनी ही चाहिए। मदर से एक एक्स सी आ रहा है तो मदर या तो कलर ब्लाइंड हो या फिर इवन कैरियर हो तब भी चलेगी, क्योंकि इससे भी तो एक्स सी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो फादर तो कलर ब्लाइंड होने ही चाहिए, फादर कलर ब्लाइंड मदर नॉर्मल, मदर कलर ब्लाइंड फादर नॉर्मल, फादर नॉर्मल नहीं चलेंगे, मदर इज कैरियर फादर इज नॉर्मल। ठीक है, फादर नॉर्मल होंगे तो डॉटर में डिजीज नहीं आएंगी, मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब इसमें देखिए दो ऑप्शन है, अब फादर कलर ब्लाइंड मदर नॉर्मल और मदर कैरियर फादर कलर ब्लाइंड, तो ज़्यादा बेटर हम आंसर 4 करेंगे, क्योंकि इसमें कैरियर तो लिखा है, यहाँ तो मदर नॉर्मल लिखी है, तो नॉर्मल तो परफेक्टली नॉर्मल भी हो सकती है, इसलिए आंसर क्या करेंगे 4, कि मदर एटलीस्ट कैरियर रहे और फादर कलर ब्लाइंड रहे, तभी कलर ब्लाइंड डॉटर का बर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या है, ये पढ़ा रखा है, ये एक होलेंड्रिक करेक्टर है, केवल मेल से मेल ट्रांसफर होता है, तो हाइपरट्राइकोसिस होलेंड्रिक का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड करेक्टर, सेक्स लिंक्ड करेक्टर कौन सा नहीं है, हीमोफीलिया तो है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, हाइपरट्राइकोसिस भी तो है तो सेक्स क्रोमोसोम पर ही ना। बाल्डनेस जो हो ये ऑटोसोमल होता है, बाल्डनेस ऑटोसोमल है, बाल्डनेस को कहा जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर, लेकिन सेक्स लिंक्ड नहीं। इसका जीन कहाँ है, एक ऑटोसोम पर है, ये हार्मोन से इन्फ्लुएंस जरूर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4। कौन सा सेक्स लिंक नहीं है, 4th वन। नेक्स्ट वन, a gene located on Y chromosome and therefore transmitted from father to son is known as, किसी जीन का Y क्रोमोसोम पर होना और फिर फादर से सन ही ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाएगा, होलेंड्रिक इनहेरिटेंस या होलेंड्रिक जीन। ठीक है, इसको होलेंड्रिक कहेंगे अपन। नेक्स्ट वन, द कंडीशन इन विच ओनली वन अलील ऑफ ए पेयर इज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में करेक्टर का केवल एक अलील होना, ये मैंने आपको बहुत पहले टर्मिनोलॉजी में बताया था। ठीक है, कि यहाँ पर ये होता है एक्स वाई वाली कंडीशन में, एक्स और वाई में, एक्स पर जो जीन है वो वाई पर नहीं है, मान लो एक्स पर कोई जीन है वो वाई पर नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। ठीक है, लेकिन जीन अलील एक ही, या तो एक्स पर है तो वाई पर नहीं है, वाई पर है तो एक्स पर नहीं है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हेमीजाइगस अर्धयुग्मी कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत पहले टर्मिनोलॉजी में भी अपन ने पढ़ रखा है, हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, अगला बाल्डनेस इन मैन, वापस आया वही क्वेश्चन, बाल्डनेस ऑटोसोमल करेक्टर है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब ये 1 and 3 बोथ आंसर होगा। बाल्डनेस जो होता है वो सेक्स हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है, फीमेल हार्मोन से सप्रेस होता है, मेल हार्मोन से प्रमोट होता है, इसलिए मेल में ज़्यादा आता, फीमेल में नहीं आता, लेकिन इसका जीन ऑटोसोम पर है, तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर है, ऑटोसोमल। नेक्स्ट वन, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर, एक कलर ब्लाइंड मैन है तो ये लिख लिया कलर ब्लाइंड मैन, मैरीज ए डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर, तो फादर कलर ब्लाइंड, तो ये जो डॉटर होंगी ये क्या आ जाएंगी, कैरियर आएंगी, फादर से एक एक्स ही आ गया और एक ही आ गया, तो फिर ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे। अब आप देखिए जितनी डॉटर हैं उसमें ये एक डॉटर कैरियर है और एक डॉटर क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड। सन की बात करें तो एक सन नॉर्मल रहेगा और एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड सन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़रा, ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, गलत, सारे सन कलर ब्लाइंड नहीं है। ऑल डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड, तो नहीं, ये भी नहीं कि नो डॉटर, हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, ये चीज़ सही होगी। देख लो 50% सन कलर ब्लाइंड आ रहे हैं, तो हाफ सन क्या है, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। ओके,
तो इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन विद नॉर्मल विजन मैरीज अ मैन with normal vision and gives birth to a colorblind son. A woman with normal vision marries a man with normal vision और child क्या हुआ, colorblind. Her husband dies and she marries a colorblind man now. तो पहली बार में देखें तो वुमन में देखो क्या था, नॉर्मल विजन था और उसका हस्बैंड भी क्या था, नॉर्मल। फिर भी एक उनके कलर ब्लाइंड सन आया, तो सन में फादर से तो वाई आया होगा, मदर से एक्स आया, तो यानी कि ये मदर क्या थी, कैरियर। अब इस मैन की डेथ हो जाती है और यही वुमन जो है अब एक दूसरे मैन से मैरिज करती है और वो है कलर ब्लाइंड मैन। ये आ गया दूसरा क्रॉसअप अपना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चिल्ड्रन हैविंग एब्नॉर्मलिटी। अब इनके चिल्ड्रन में क्या सिचुएशन होगी, तो जरा देखें, इनकी डॉटर जो बनेगी, एक बनेगी कैरियर और एक बनेगी अफेक्टेड। सन की बात करें तो ये एक तो नॉर्मल कंडीशन और एक ये कलर ब्लाइंड कंडीशन आई। बस अब क्रॉस कर लिया अपन ने। अब देखो 50% कलर ब्लाइंड सन, 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। देखो 50% डॉटर और 50% सन, तो ये तो बात सही है। ऑल सन कलर ब्लाइंड गलत हो जाएगा, ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड गलत, 50% सन कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर नॉर्मल, ये भी नहीं। 50-50% दोनों में, नहीं कि हमारा पहला ही आंसर सही होगा इसमें। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है आपके सामने मैंने करके बताया इसको करना कैसे, ठीक है। तो पहले जो दिया वो करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं और सब काम फटाफट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अ सिंगल रिसेसिव ट्रेट कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर ऑन। एक अकेला रिसेसिव करेक्टर भी अगर अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है तो ये कहाँ होना चाहिए, ये डेफिनेटली कहाँ होना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम पर, और वो भी मेल में। मेल में एक्स वाई होता है हेमीजाइगस, तो इस एक्स पर एक अकेला रिसेसिव भी होगा तो आएगा, तो एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल पर ये जीन होना चाहिए, तब ये एक्सप्रेस होगा। समझ गए। फीमेल पे भी नहीं, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो फिर वहां आपको देखना पड़ेगा डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। मेल में तो हेमीजाइगस कंडीशन है, एक ही एक्स है, उस पर जो भी एलील होगा, रिसेसिव, डोमिनेंट, वो सब तुरंत एक्सप्रेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर इन फीमेल, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन फीमेल बट नॉट इन मेल। हम जानते हैं मेल में क्रॉसिंग ओवर होता भी नहीं है। नाउ जीन ए एंड बी आर 10 मैप यूनिट अपार्ट, ए और बी में 10 की डिस्टेंस है। अ फीमेल ड्रोसोफिला विद दिस जीनोटाइप एंड मेल ड्रोसोफिला विद दिस जीनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल एंड मेल रेस्पेक्टिवली। अब फीमेल में ए बी ऑब्लिक ए बी है और मेल में भी ए बी ऑब्लिक ए बी है। ये ध्यान रखना, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो ये बनेंगे 4 टाइप के गेमेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, 2 तो बिना क्रॉसिंग ओवर से, और कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये क्रॉसिंग ओवर से। लेकिन मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो मेल में जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये 2 ही टाइप के गेमेट बनाएगा सिर्फ। क्रॉसिंग ओवर होता है तो 4 टाइप के गेमेट बनेंगे, अदरवाइज 2 ही टाइप के बनेंगे, ए बी और स्मॉल ए बी। इसलिए फीमेल में और मेल में कितने, तो फीमेल में 4 टाइप और मेल में 2 टाइप के गेमेट। ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारा। इसमें कोई क्रॉस नहीं है, केवल गेमेट बनाने की बात है, ठीक है। और गेमेट जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, फीमेल में 4 बनेंगे क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो ये 2 ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर ए बी एंड वाइल्ड टाइप, इन दिस क्रॉस 700 आउट ऑफ द 1000 विल बी पेरेंटल टाइप। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इन दोनों का क्रॉस किया गया, प्लस प्लस वाले का प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस और ए बी ऑब्लिक ए बी, ठीक है। अब कुल मिलाकर के इनके क्रॉस में हमें जो मिला, हम तो रिजल्ट देख लें सीधा, 1000 टोटल है, उसमें से 700 क्या है, पेरेंटल हैं। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हुए, 300 रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस पूछिए, तो जितना % रिकॉम्बिनेशन उतने डिस्टेंस, तो 300 परसेंटेज निकाल लो, टोटल 1000 में से इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30% रिकॉम्बिनेशन, यानी कि 30 मैप यूनिट डिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा 30 मैप यूनिट। इस तरह का क्वेश्चन क्लास में किया भी है, ठीक है। 700 पेरेंटल दिए तो मतलब रिकॉम्बिनेंट 300, यहाँ कोई क्रॉस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 300 रिकॉम्बिनेंट है 1000 में से, यानी कि 30% रिकॉम्बिनेंट, तो 30 मैप यूनिट की डिस्टेंस हो गई।
आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इस तरह का क्वेश्चन भी अपने क्लास में करा रखा है। इन द मेज कलर्ड एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस एंड फुल एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट ओवर शंकन। 2 करेक्टर दे रखे हैं। व्हेन डाइहाइब्रिड F1 जनरेशन इज टेस्ट क्रॉस, अब इनका F1 जो जनरेशन है उसका टेस्ट क्रॉस क्या है, इट प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कलर्ड एंड फुल 45%, कलर्ड एंड शंकर 5%, कलर्ड एंड फुल, कलरलेस एंड फुल 4%, कलरलेस एंड शंकर 46%। फ्रॉम दिस डाटा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन। अब अपने को परसेंटेज वाइज सारा ही तो दे रखा है, तो अपन ने क्या कहा था, जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट उतनी डिस्टेंस, और रिकॉम्बिनेंट जो कम आते हैं वो रिकॉम्बिनेंट। तो आप देखो यहाँ 544 ये 9% कम है, ये रिकॉम्बिनेंट है, और 45% और 46% ये जो दोनों है ये क्या हो गए, पेरेंटल। 9% रिकॉम्बिनेशन यानी कि 9 यूनिट की डिस्टेंस, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है उतनी डिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन दिखा रखा है क्योंकि रिजल्ट परसेंटेज में ही दे रखा है, तो सीधा सीधा 9% यानी कि 9 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। जो कम होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है, जो ज़्यादा है वो पेरेंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग इफ फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड। ये फिर से वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो फादर कलर ब्लाइंड है, ये लिख लिया, और मदर के फादर भी कलर ब्लाइंड हैं। ठीक है, अब मदर के फादर कलर ब्लाइंड है तो मदर कैरियर, और ये फादर भी, ठीक है, फादर इज कलर ब्लाइंड, ये मेन तो कलर ब्लाइंड है ही, एंड मदर्स फादर भी कलर ब्लाइंड है। तो इससे क्या आ रहा, देखो एक ये डॉटर बनेगी कैरियर और एक डॉटर बनेगी कलर ब्लाइंड। ठीक है, सन की बात करें अपन तो ये एक सन नॉर्मल है और एक सन होगा कलर ब्लाइंड। अब अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 50% डॉटर कलर ब्लाइंड बिल्कुल आ रही है, ये तो सही बैठ रहा है। ऑल सन्स कलर ब्लाइंड नहीं, सन भी 50% ही तो कलर ब्लाइंड। ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं, ऑल सन्स आर नॉर्मल नहीं। इसमें तो आंसर ही एक ही है, 50% डॉटर कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस के इस तरह के क्वेश्चन हर साल AIPMT में, नीट में एक ने एक आता ही है। तो आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी उसको यूज़ करें। इसमें साफ दे रखा है फादर कलर ब्लाइंड है और मदर के फादर कलर ब्लाइंड है, यानी कि मदर कैरियर है, बस उसके आधार पर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये मैपिंग का क्वेश्चन है। देयर आर 3 जीन ABC, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B इज 20%, B एंड C 28% और A और C 8%। तो आपको 3 जीन का दिया है और 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। देखो एक 20%, 8% और 28%। इसका मतलब क्या हुआ, 28 वाला जो B और C है ये सबसे दूर है और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी की है, 28 की है। ठीक है, अब A और B 20 है और A और C जो है 8 है। तो अब इसमें देखो A जीन बीच में आया, A और B की B ये रहा, तो A और B के बीच में 20 की डिस्टेंस है, तो मैं थोड़ा A से दूर लिखूंगा तो ये 20 आया A और B, और A और C के बीच में 8 और टोटल 28। तो अरेंजमेंट क्या हो गया, BAC। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा BAC जीन का अरेंजमेंट। मैप बनाना है, मैप बनाने के क्वेश्चन क्लास में कराए भी गए हैं, उसी बेस पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंकेज मैप ऑफ X क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई है 66 यूनिट। ठीक है, 66 का डिस्टेंस मिला है उनको विद येलो बॉडी जीन एंड बॉब्ड हेयर जीन एट अदर एंड। एक तरफ येलो बॉडी का जीन है, दूसरी तरफ बॉब्ड हेयर का। ये बहुत पहले का AIPMT का क्वेश्चन है और उसमें 66 की डिस्टेंस आई। मैंने क्लास में इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज 2 जीन वुड बी। अब ये कहना चाह रहा है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई होगी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या बताया था कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अब भले डिस्टेंस 66 की है लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो 50 या उससे कम ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। रिकॉम्बिनेशन टेस्ट क्रॉस में 50% ज़्यादा होता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 50%। मोर देन 50 नहीं, ऐसा नहीं कि 66% हो जाएगी, जी नहीं। हालांकि 66 की डिस्टेंस से ये कैसे पता लगा है, तो ये बीच के कुछ और जीन लेके टुकड़ों में फिर करके फिर जोड़ के डिस्टेंस निकाली है। 2 जीन के बीच में किसी भी सूरत में 50% ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। भले आपको 66 की डिस्टेंस दी है, रिकॉम्बिनेशन तो 50 पर आकर रुक जाएगा,
बल्कि प्रैक्टिकली 50 से थोड़ा कम भी मिल सकता है। तो 50 और लेस देन 50 आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल, मॉइस्चर्स एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए ये चीज़ लिंकेज के बाद आपको बताई भी गई है कि 3 तरह के करेक्टर होते हैं, सेक्स लिंक्ड करेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर एंड सेक्स लिमिटेड करेक्टर। सेक्स लिंक्ड करेक्टर तो वो होते हैं जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, तो वो तो अलग हो गए। सेक्स लिमिटेड करेक्टर वो होते हैं जो केवल एक ही सेक्स में मिलते हैं, या तो मेल में मिलेंगे तो फीमेल में नहीं मिलेंगे, फीमेल में मिलेंगे तो मेल में नहीं मिलेंगे। और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर वो होते हैं जो दोनों में मिलते हैं लेकिन एक में ज़्यादा और एक में कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, मतलब फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का ब्रीस्ट का निर्माण होना, या फिर मेल में दाढ़ी मूछ का करेक्टर, ये करेक्टर ऐसा है जो मेल में है तो फीमेल में नहीं है, फीमेल में है तो मेल में नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? सेक्स लिमिटेड ट्रेट के। इसका आंसर हमारा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर, जब जीन जो है लिंकेज बिहेवियर शो करते हैं तो दे डू नॉट शो क्रोमोसोम मैप। वह लिंकेज कौन शो करता है? जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, और एक क्रोमोसोम पर होंगे तो उनका तो मैप बनेगा ना, कितनी डिस्टेंस है आराम से बन सकता है। तो ये तो ठीक नहीं है। दे शो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, जो जिन लिंकेज बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, वो दे शो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक बात। फिर डो नॉट शो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट इंड्यूस सेल डिवीजन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो ही जाए मियोसिस में ये ज़रूरी नहीं है। जो लिंकेज शो करते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हमेशा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जो लिंकेज बिहेवियर शो कर रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांस कम ही रहेंगे। डो नॉट शो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिंकेज शो कर रहा है वो असोर्टमेंट अपव्यूहन शो नहीं करता। तो इनमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो थर्ड वाला रहेगा, दे डू नॉट शोज इंडिपेंडेंट असोर्ट। जो जीन लिंकेज बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैप बना सकते हो, रिकॉम्बिनेशन उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो असोर्टमेंट कभी शो नहीं करेंगे। इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मैप इज़ वन दैट। जेनेटिक मैप क्या होता है? जेनेटिक मैप क्या चीज़ है? एस्टेब्लिश द साइट ऑफ द जीन ऑन ए क्रोमोसोम। जेनेटिक मैप में हम क्या बताते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेज इन जीन इवोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है इवोल्यूशन का कोई पार्ट यहाँ। शोज स्टेजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जी नहीं, मैप में सेल डिवीजन का भी कोई काम नहीं है। शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन ए रीजन, जी नहीं, ये तो वैसे दिख रहा है। पहला आंसर होगा इसका कि एस्टेब्लिशेस साइट ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की साइट इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, साइट पता चलती है कौन सा जीन कहाँ है, कितना दूर है मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दीज जीन्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज कंसर्न विद। ठीक है, इनमें से कौन सा जीन जो है ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? बाल्डनेस, बाल्डनेस का जीन ध्यान रखिए, ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर है, ये ऑटोसोम पर होता है। बाल्डनेस ऑटोसोम पर। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है, ठीक है, ये एक्स लिंक्ड है, ये जरूर एक्स पर प्रेजेंट है। फेशियल हेयर मॉइस्चर्स इन मेल, बियर्ड मॉइस्चर्स जो है ये भी ऑटोसोम पर इसका जीन होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब जेनेटिकल हो यही ज़रूरी नहीं है, ये तो एक्वायर्ड भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। तो जो एक्सक्लूसिवली एक्स पर प्रेजेंट है उसमें तो हम आंसर फिर सेकंड करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब विटामिन की कमी से भी हो जाता है, इसलिए हम उसको भी न लेकर के पहले क्या लेंगे? कलर ब्लाइंडनेस को, जिसका जीन एक्सक्लूसिवली एक्स पर ही प्रेजेंट होता है। द रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन ऑलवेज। ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई रिसेसिव जीन प्रेजेंट है तो क्या होगा? इट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। फीमेल में हमेशा एक्सप्रेस हो, जरूरी नहीं, क्योंकि फीमेल में तो 2 एक्स होते हैं। और रिसेसिव जीन कब आएगा? जब दोनों एक्स पर रिसेसिव एलील हो। तो एक एक्स पर रिसेसिव जीन होने का मतलब वो फीमेल में हमेशा एक्सप्रेस हो जाए, जरूरी नहीं है। वो लीदल हो ये भी जरूरी नहीं है। लीदल वो होता है जिससे डेथ होती है, तो डेथ हो ये जरूर थोड़ी। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी डेथ हो रही है? सब लीदल ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन मेल, ये ज़्यादा बेटर आंसर है कि ये मेल में ज़रूर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर अगर रिसेसिव एलील कोई है तो मेल में वो ज़रूर एक्सप्रेस होगा, क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और उस पर अगर रिसेसिव एलील रहा
तो डेफिनेटली एक्सप्रेस होगा। इसलिए आंसर क्या करेंगे इसमें, फोर्थ आंसर करेंगे। नेक्स्ट वन, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिड टू ए नॉर्मल मैन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, वुमन के फादर कलर ब्लाइंड है, तो वुमन नॉर्मल हुई तो भी फादर से एक एक्स तो आएगा, तो वुमन क्या होगी, कैरियर हो जाएंगी। ठीक है, और अब इसकी मैरिज जो है नॉर्मल मैन से हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो डॉटर में ये एक तो नॉर्मल डॉटर बनेंगी और एक ये कैरियर डॉटर बनेंगी, फिर ये एक एक्स वाई और ये एक एक्स सी वाई ये बनेंगी। ठीक है, अब क्या है आंसर देखिए, ऑल कलर ब्लाइंड आ रहा है क्या, नहीं, कलर ब्लाइंड तो सिर्फ यही आया है। 75% कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड, ऑल नॉर्मल। तो क्या करेंगे अब इसमें हम, ठीक है, इसके अंदर अगर देखें, पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, देयर सन वुड बी, अपने को सिर्फ उनके सन का पूछा है, तो सन की बात करेंगे तो सन में कितना 50% चांस कलर ब्लाइंड के होंगे। ठीक है, केवल सन की बात करी जा रही है कि सन कैसे होंगे, तो 50% सन होंगे। ये क्रॉस मैंने आपको करके बता दिया, बिल्कुल इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वन, इफ फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज अ कैरियर ट्रेट फॉर हीमोफीलिया। अब देखिए, फादर तो है नॉर्मल और मदर जो है हीमोफीलिया के लिए कैरियर है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल फीमेल चिल्ड्रन वुड बी कैरियर। जरा देखो अब फीमेल चिल्ड्रन क्या क्या बनेंगी, एक तो ये नॉर्मल बनेंगी और एक ये कैरियर बनेंगी। फिर मेल चाइल्ड में ये एक तो नॉर्मल और एक मेल चाइल्ड जो है हीमोफिलिक भी बनेगा, तो ऑल फीमेल चिल्ड्रन कैरियर गलत। अब मेल चाइल्ड हैज़ 50% चांस ऑफ एक्टिव डिजीज़, अब मेल में देखो 50% चांस है, ये बात सही है। फीमेल चाइल्ड इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% टू एक्टिव डिजीज़, फीमेल में तो डिजीज़ होने का कोई चांस नहीं है, ये भी गलत। ऑल फीमेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, जी नहीं, कलर ब्लाइंड का तो काम ही नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। मेल चाइल्ड में 50% चांस आ रहे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं। दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे वाले एक जैसे ही थे। ठीक है, आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट वन, एक डायग्राम दिया हमें क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज। कपलिंग फेज का मतलब कौन सा अरेंजमेंट हो गया, सिस अरेंजमेंट। सिस और ट्रांस बताए थे, सिस को कपलिंग बोलते हैं, ट्रांस को रिपल्शन बोलते हैं। और कपलिंग कौन सा होता है, दोनों डोमिनेंट एक साथ, दोनों रिसेसिव एक साथ। अब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देखो दो डोमिनेंट एक साथ, दो रिसेसिव, तो बिल्कुल यही सिस फेज होगा। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ये नहीं होगा, ये भी वही चीज़ है और ये भी नहीं। दो डोमिनेंट एक साथ, दो रिसेसिव एक साथ, वो सिस फेज होता है। तो ये कपलिंग फेज का आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गर द क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इट गेट्स फ्रॉम। देखिए, अगर क्रोमोसोम की लंबाई ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएबिलिटी विभिन्नता ज़्यादा आती है। तो वो किस कारण से आती है, क्रोमोसोम की लेंथ का किस पर असर रहेगा। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ते हैं क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ने के साथ। असॉर्टमेंट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि असॉर्टमेंट के जीन तो अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, और यहाँ एक क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ा रहे तो उससे असॉर्टमेंट में कुछ नहीं होगा। लिंकेज, ठीक है, लेंथ बढ़ने के साथ लिंकेज बढ़े ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है, वो तो जीन के बीच की डिस्टेंस पे पता चलेगा, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर के चांस ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, और म्यूटेशन जैसी कोई संभावना नहीं रहती। तो वेरिएबिलिटी जो आती है वो क्रॉसिंग, वैसे भी लिंकेज से तो वेरिएबिलिटी भी नहीं आती। ठीक है, वेरिएबिलिटी किससे आती है, या तो म्यूटेशन से, वेरिएशन किससे आएगा, म्यूटेशन से या फिर क्रॉसिंग ओवर से। और क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ाने पर क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे, म्यूटेशन के नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिंकेज। लिंकेज के लिए क्या चीज़ इनकरेक्ट है, गलत है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वैल्यूएबल ट्रेट फॉर न्यू वैरायटी, ये बिल्कुल सही बात। अब इसको समझ भी लीजिए, लिंकेज का क्या मतलब होता है कि जीन साथ साथ जाएंगे। ठीक है, अगर वैल्यूएबल ट्रेट का मतलब अच्छे करेक्टर, अच्छे करेक्टर के जीन अगर साथ चल रहे हैं, ठीक है, और लिंकेज है अच्छे करेक्टर के जीन के बीच में, तो वो साथ चल रहे हैं, मतलब वो अगली जनरेशन में भी अच्छे करेक्टर साथ आएंगे। तो लिंकेज का तो ये फायदा हुआ ना कि नई नई वैरायटी में भी वो अच्छे अच्छे करेक्टर को साथ रखेगा, क्योंकि अगर अच्छे करेक्टर के जीन लिंक्ड हैं तो वो साथ ही चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेनिफिट है इसका, सही बात है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यू रिकॉम्बिनेंट। भाई लिंकेज न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाता, न्यू रिकॉम्बिनेंट तो क्रॉसिंग ओवर बनाता है, तो ये चीज़ तो गलत है उसके लिए, लिंकेज के लिए ये चीज़ सही नहीं है।
नॉलेज ऑफ लिंकेज हेल्प्स द ब्रीडर टू कंबाइन ऑल डिजायरेबल ट्रेट इन सिंगल वेराइटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगर लिंकेज का हमें नॉलेज है और जो ब्रीडर होते हैं जो क्रॉस करवा के नई वैरायटी बनाते हैं, अगर साइंटिस्ट को ये पता रहे कि कौन कौन से जीन लिंक्ड हैं, कौन कौन से अच्छे करेक्टर के जीन हैं और वो लिंक्ड हैं, तो वो उनको साथ में रख करके नई वैरायटी बना सकता है और एक अच्छी वैरायटी बना सकता है। जो पहला वाला ऑप्शन बताया वैसा ही तीसरा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम, लिंकेज से आप जीन को क्रोमोसोम पे लोकेट कर सकते हो। भाई लिंकेज की वजह से मैप बनाते हैं, जो जीन लिंकेज शो करते हैं उन्हीं में मैप बनता है, असॉर्टमेंट वालों में तो मैप बनता नहीं, तो उससे आप क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन भी बता सकते हो। तो क्या चीज़ गलत है, तो इसका आंसर हम करेंगे सेकंड कि ये रिकॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करता है। तो रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजी लिंकेज से नहीं बनते, वो क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन विद नॉर्मल विजन बट हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। वुमन नॉर्मल है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो अपन साथ साथ में लिख लें ये फादर कलर ब्लाइंड है, इसकी वजह से वुमन जो नॉर्मल है लेकिन फादर के कलर ब्लाइंड होने की वजह से वो कैरियर होगी। ठीक है, मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, अब इसकी मैरिज कलर ब्लाइंड मैन से हो गई। ठीक है, सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय, चौथा बच्चा इनका लड़का है, तो उसके क्या चांस होंगे। अपन बॉय की पॉसिबिलिटी देखें तो देखिए बॉय के केस में एक तो बनेगा ये XCY और एक ये बनेगा XY, मतलब बॉय में 50% चांस किसके होंगे, कलर ब्लाइंड होने के। बॉय की बात चल रही है। मस्ट हैव नॉर्मल विजन, कोई ज़रूरी नहीं है। मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल। ठीक है, विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड सिंस ही इज हेट्रोजाइगस, जी नहीं। मस्ट बी कलर ब्लाइंड, ये भी नहीं, ये आएगा मे बी कलर ब्लाइंड मे बी नॉर्मल, क्योंकि 50-50% चांस दोनों के हैं, नॉर्मल के भी चांस हैं कलर ब्लाइंड के भी हैं, तो मे बी कलर ब्लाइंड मे बी नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल देन फीमेल बिकॉज, हीमोफीलिया ह्यूमन मेल में ज़्यादा दिखता है फीमेल के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों है। तो हीमोफीलिया के केस में हमें पता है कि फीमेल में इसलिए नहीं आ पाता है कि फीमेल में जब भी हीमोफीलिया का कॉम्बिनेशन बनेगा, कब बनेगा, XH पे बनेगा। अब इसकी जो है डेथ हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है। ठीक है, द डिजीज इज ड्यू टू वाई लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक तो होती नहीं है। द डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से फीमेल में आई नहीं, वो नहीं, इसका रीज़न अलग है। द डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये तो डोमिनेंट वैसे भी नहीं है। द ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाइज इन इन्फेंसी, अब आप देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों आया, मैंने जानबूझ के भी उसको रहने दिया, ये क्या लिखा, डाइज इन इन्फेंसी। ठीक है, अब जरा देखो ये बात सही है कि डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ कब होती है, डेथ होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कई लोग इससे कंफ्यूज करते हैं और इस चौथे को आंसर लगा देते हैं। ठीक है, डेथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, इन्फेंसी में नहीं। इन्फेंसी का मतलब तो बर्थ हो गया। ठीक है, बर्थ के बाद डेथ नहीं हो रही, बर्थ के पहले ही हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ मेल में हमेशा फीमेल से ज़्यादा ही आती है। फीमेल में 2 रिसेसिव अलील होने पर डिजीज़ आएगी, मेल में एक ही पर आती है हेमीजाइगस कंडीशन से। तो हमारा यहाँ आंसर ही क्या बनेगा, सेकेंड। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग चौथा आंसर कर देते हैं कि भाई उनकी डेथ हो जाती है, बट मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि डेथ जो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, इन्फेंसी में नहीं होती। ठीक है, अगर डेथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती तो फिर भी आंसर सोचा जाता, लेकिन यहाँ इन्फेंसी लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हम करेंगे सेकेंड कि ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसलिए फीमेल में कम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ मेंडल हैड चूजन टू स्टडी द ट्रेट डिटरमाइंड बाय अ लिंक्ड जीन ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड, अगर मेंडल ने ऐसे करैक्टर ले लिए होते जो लिंकेज शो कर रहे हैं तो वो किसका डिस्कवरी नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है असॉर्टमेंट का। ठीक है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, यूनिट करैक्टर, ये तीनों तो उसने मोनोहाइब्रिड पर ही स्टडी कर लिए। जब उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, 2 करैक्टर लिए और उन दोनों करैक्टर में उनको असॉर्टमेंट मिला, अगर वो दोनों करैक्टर लिंक्ड होते तो उनको फिर जो है असॉर्टमेंट नहीं मिलता। तो अगर मेंडल ऐसे कोई 2 करैक्टर ले लेते जिसमें लिंकेज है तो मेंडल को क्या नहीं मिलता, मेंडल को असॉर्टमेंट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखिए, विच लॉ वुड बी वायोलेटेड इफ मेंडल हैड चूजन 8 करैक्टर इन गार्डन पी, अगर मेंडल 8 करैक्टर ले लेते तो क्या होता है।
ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको असॉर्टमेंट पढ़ाते समय भी कहा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, असॉर्टमेंट में, कि 2 क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता अगर मेंडल 7 की बजाय 8 कैरेक्टर ले लेते। एक क्वेश्चन आता है कि क्या होता अगर पी प्लांट में 14 की जगह 12 ही क्रोमोसोम होते। ये देखो नीचे का एक जो क्वेश्चन दे रखा वो ऐसे ही दे रखा, सेम यही वाला है कि वन माइट हैव स्टडी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इन प्लांट विद 12 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 14, कि 14 की बजाय 14 की बजाय 12 ही क्रोमोसोम पर 7 कैरेक्टर के जीन होते, और या फिर जो है 7 की बजाय 8। देखिए दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले गलती से ये मान लिया गया था कि मेंडल के 7 कैरेक्टर के जीन 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर है। चांस की बात थी कि कैरेक्टर भी 7 लिए, क्रोमोसोम भी 7 थे, तो गलती से लोगों ने ये मान लिया कि लगता है 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर हैं, इसलिए उनको बिल्कुल अच्छे से असॉर्टमेंट मिला। हालांकि बाद में हमें पता चल गया कि 7 कैरेक्टर के जीन तो केवल कितने पर है, 4 ही क्रोमोसोम पर है। लेकिन उसी से रेफरेंस में पूछ लिया गया कि क्या होता अगर मेंडल 8 कैरेक्टर ले लेते। मान लो 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर भी होते, तो अगर वो 8 कैरेक्टर लेते तो 8वां कहाँ जाता, 8वें का जीन कहाँ होता, किसी एक क्रोमोसोम पर 2 रखने पड़ते, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर 2 रखते तो क्या नहीं मिलता, असॉर्टमेंट नहीं मिलता। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वो 7 की जगह 8 कैरेक्टर ले लेता तो कौन सा लॉ फॉलो नहीं होता। तो अगेन आंसर क्या रहेगा हमारा, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट वायलेट होता, असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता, क्योंकि फिर लिंकेज भी साथ साथ में आता। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई अगर वो ऐसा कोई ले लेता जिसमें कि पी प्लांट में 14 की जगह 12 ही क्रोमोसोम होते, तो हम यूँ मान के चल रहे थे कि भाई 7 कैरेक्टर के जीन 7 क्रोमोसोम पर हैं, 7 पेयर है वही 14 क्रोमोसोम। अगर 12 पे होते तो क्या होता, 6 पेयर होते, 6 पेयर होते तो 6 के जीन आ जाते, 7वें को किसी पे डबल करना पड़ता, तो भी वही बात आती कि अगर वो 14 की जगह 12 क्रोमोसोम होते हैं तो ही कुड नॉट डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ही माइट हैव नॉट डिस्कवर्ड लिंकेज, ही माइट हैव डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर, ही माइट हैव नॉट ऑब्जर्व डोमिनेंस। तो इसमें सीधा सी बात है कि इसमें भी आंसर क्या आएगा, ही कुड नॉट हैव डिस्कवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगर ऐसी भी कंडीशन होती तो भी जो है मेंडल असॉर्टमेंट डिस्कवर नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए 14 की जगह अगर 12 क्रोमोसोम हो जाते तो फिर लिंकेज आने के चांस बढ़ते, तो उनको असॉर्टमेंट नहीं मिलता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लिंकेज की डिस्कवरी कर लेते, पता नहीं उनको समझ में आता नहीं आता, लेकिन जो काम उन्होंने किया असॉर्टमेंट की खोज करी। तो अगर उनके वो 8 कैरेक्टर यानी कि ज़्यादा कैरेक्टर लेते या क्रोमोसोम नंबर 14 की जगह 12 ही होते, तो ऐसे केस में उनको असॉर्टमेंट नहीं मिलता और लिंकेज के भी चांस आते। इसका भी आंसर क्या होगा, पहला होगा ही कुड नॉट हैव ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शो लिंकेज इन प्लांट वाज डन इन। सबसे पहला अटेम्प्ट प्लांट में लिंकेज शो करने का किस में रहा, तो स्वीट पी के अंदर लेथायरस ओडोरेटस में बैटसन और पोनेट ने काम किया था, अपने को पता है। तो स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस में पहली बार लिंकेज का केस मिला था हमें। विद इंक्रीज इन एज लिंकेज बिकम, एज बढ़ने के साथ लिंकेज क्या होगा, आपको बताया गया है कि एज बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होने लगते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में एक एनर्जी लगने वाला प्रोसेस है और एज बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होंगे तो लिंकेज बढ़ेगा। तो विद द इंक्रीज इन एज लिंकेज बिकम स्ट्रॉन्ग, लिंकेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर विल ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 डाईहाइब्रिड क्रॉस, F2 के डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, देन मेंडल माइट हैव डिस्कवर्ड, अगर F2 में नया कॉम्बिनेशन आता ही नहीं, केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता तो मेंडल क्या डिस्कवर कर लेते, फिर मेंडल लिंकेज डिस्कवर कर लेते। पूछा यही हमसे कि वो क्या डिस्कवर कर लेते, अब कर पाते नहीं कर पाते बात की बात है, लेकिन अगर सारे पेरेंटल ही आते हैं, नया कॉम्बिनेशन ही नहीं आता, तो क्या पता शायद मेंडल भी लिंकेज की डिस्कवरी कर लेते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे हम, थर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन, अ डाईहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट लिंकेज ऑन टेस्ट क्रॉस में प्रोड्यूस हाउ मेनी प्लांट, डाईहाइब्रिड प्लांट विद इनकम्प्लीट लिंकेज। डाईहाइब्रिड प्लांट 2 कैरेक्टर लिए हमने उसमें, और उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो टेस्ट क्रॉस में कितने टाइप के प्लांट बनाएगा। तो देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज में गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, गैमेट डाईहाइब्रिड प्लांट कौन सा हुआ, ए बी बी, इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे रिसेसिव से। अब ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो ये 4 टाइप के गैमेट बनाता है, 2 तो बिना क्रॉसिंग ओवर वाले और 2 क्रॉसिंग ओवर वाले। तो ये
4 टाइप के गैमेट बनेंगे और इधर ये एक ही टाइप का गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के प्लांट बनेंगे? तो 4 टाइप के, 4 गैमेट हैं तो 4 टाइप के प्लांट बनेंगे। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस करेंगे तो 4 टाइप, हाँ लेकिन चारों बराबर नहीं आएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये 2 गैमेट तो कम बनेंगे, ये दोनों कम बनेंगे। ठीक है, और वो ज़्यादा बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई 4 आएंगे लेकिन वो बराबर नहीं आएंगे। बराबर आते हैं असॉर्टमेंट में, लिंकेज में 4 आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर इन न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड किससे बना होता है? यहाँ पर एक डीएनए होता है, 1 सर्कुलर डीएनए, जो अच्छा खासा कोइल्ड होकर के पड़ा रहता है, 1 सर्कुलर डीएनए। तो एक सर्कुलर डीएनए होता है, तो लिंकेज ग्रुप भी हम कितना मानेंगे? एक ही मानेंगे। ये पढ़ाते समय बताया था कि बैक्टीरिया में अगर कभी लिंकेज ग्रुप पूछा जाए तो वैसे तो क्रोमोसोम तो नहीं होते, लेकिन एक लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट वन, इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम इज मोर देन जीन शोज वीक लिंकेज, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, लेस क्रॉसिंग, 1 and 3 बोथ। अगर जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या चीज़ बढ़ती है? डिस्टेंस इंक्रीज होने पर क्रॉसिंग ओवर के चांस इंक्रीज होंगे, तो लिंकेज के चांस वीक होते जाएंगे। अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनका लिंकेज कमज़ोर होगा, कम होगा, क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, लिंक्ड जीन शोज, लिंक्ड जीन ऑलवेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, समटाइम न्यू कॉम्बिनेशन, ऑलवेज न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन मोर। देखिए ऑलवेज न्यू कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन मोर तो होगा नहीं, और ऑलवेज पेरेंटल कहना भी मुश्किल है, थोड़ा बहुत तो रिकॉम्बिनेशन होता ही है लिंक्ड जीन में। तो ज़्यादा बेटर आंसर हमारा क्या रहेगा? सेकेंड। ऑलवेज पेरेंटल नहीं बनते, कभी कभी तो क्रॉसिंग ओवर होगा ना, तो ऑलवेज नहीं कह सकते अपन। तो कुछ नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, ज़्यादातर पेरेंटल रहेंगे, आंसर सेकेंड करें। ठीक है, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ए सेल हैविंग 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब अपना आपको बता रखा है मैंने कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर निकालना है तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर है। अब 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 10 जोड़े हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? टोटल 20 क्रोमोसोम होंगे। 10 पेयर मतलब 20 क्रोमोसोम। अब इसका हैप्लॉइड नंबर कितना लोगे? तो इसका n नंबर वापस 10 आएगा, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप भी कितना होंगे? 10 ही होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 10 है। 10 पेयर बोला है, अगर 10 क्रोमोसोम बोलता तो लिंकेज ग्रुप 5 होते हैं। ठीक है, 10 पेयर का मतलब क्रोमोसोम तो टोटल 20 हैं, इसलिए लिंकेज ग्रुप कितना होंगे? हैप्लॉइड नंबर 10 के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए डाई हाइब्रिड इज एक्सेस टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज सेट टू ड्यू टू। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि डाई हाइब्रिड में अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये किसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं? तो ये लिंकेज की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, बहुत सीधी सी बात है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट लिंकेज फाउंड इन। तो कंप्लीट लिंकेज बर्ड्स में, स्नैक्स में, फीमेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला, आपको मैंने एग्जांपल बताया था, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवर्म में कंप्लीट लिंकेज देखा है, तो हम यहाँ आंसर करेंगे मेल ड्रोसोफिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिनोमिनन विच वर्क अपोजिट टू लिंकेज। लिंकेज का अपोजिट कौन? तो लिंकेज का अपोजिट असोर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, म्यूटेशन। आपको बताया था असोर्टमेंट और लिंकेज 2 अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते। अगर असोर्टमेंट है तो लिंकेज नहीं, लिंकेज है तो असोर्टमेंट नहीं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हमेशा उन्हीं जीन के बीच में होता है जिनके बीच में लिंकेज है। 2 जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर है वो अगर साथ जाते हैं तो लिंकेज, और अगर वो क्रॉसिंग ओवर से अलग अलग हो जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर। तो सीधी सी बात है, लिंकेज का अपोजिट कौन लिंकेज को ब्रेक कर रहा है? असोर्टमेंट नहीं, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। अपोजिट ऑफ लिंकेज हमेशा किसको कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर को कहेंगे, आंसर सेकेंड करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लास में बता दी गई हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जब पढ़ाया गया तो उसमें सब बता रखा है ना। क्रॉस ओवर वैल्यू दे रखा है आप लोगों को मैप बनाने के लिए। COV क्रॉस ओवर वैल्यू A और B के बीच में कितनी है? A और B के बीच में 5% है। ठीक है, B और C के बीच में 15% है। ठीक है, तो सॉरी A और B के बीच में 5% है, वाइल B और C के बीच में 15% है। द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस जीन, अब 2 ही वैल्यू दी है अपने को, तो अब इसका अरेंजमेंट कैसे करें? ठीक है, A और B और C, तो एक तो ये अरेंजमेंट कर सकते हो कि आप ये A, ये B और ये C,
कि या ए और बी में 5 और बी और सी में 15 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सी ए बी कर सकते हैं क्या, ठीक है। आप देखो सी ए बी बी सी अब सब चेक करने पड़ेंगे क्योंकि दो ही वैल्यू दी हुई है। सी ए बी बना के देखो, सी ए और बी, तो सी और ए के बीच में तो हमें डिस्टेंस दी नहीं गई है। ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ए और बी के बीच में 5 दे रखी है, और बी और सी के बीच में कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, ठीक है। ए और सी के बीच के हमें डिस्टेंस नहीं पता। अच्छा एक और देख लेते हैं ज़रा, बी सी और ए, तो बी और सी के बीच में कितनी है, 15 की डिस्टेंस है, ठीक है। और ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ए और सी के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है, ये भी नहीं दे रखी है। तो इस तरह से देखो आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी पहले, और इसको चेक करने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो क्या आंसर निकलता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ ऑल का ऑप्शन नहीं है, ऑल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए बी और सी, एक तो ये चीज़ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये चीज़ भी पॉसिबल है कि ए और बी में 5 हैं और फिर बी और सी में 15 है, तो सी और ए में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो दे रखा है बी सी ए, तो बी और सी के बीच में 15 दे रखी है, लेकिन सी और ए के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, और ए और बी के बीच में कितनी है, अब ए और बी के बीच में 5 की डिस्टेंस है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हुई, ए और बी 5 कैसे हो सकता है जबकि बी और सी 15 यहाँ पहले थे, तो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस हो गई, ये कम कैसे आएगी, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में 2 ही है आंसर, और हमें दोनों ही करने चाहिए। अब हमें जब तक कि तीसरी कोई डिस्टेंस नहीं दी जाए, हमें दोनों आंसर करने पड़ेंगे कि ए बी सी भी हो सकता है और सी ए बी भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला तो खैर वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि ए और बी में तो 5 की डिस्टेंस है और बी और सी में 15 है, तो ये चीज़ तो अरेंज ही नहीं हो रही, कम डिस्टेंस यहाँ हो ही नहीं सकती, यहाँ तो 15 से भी ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 4th होगा, 1 and 2 बोथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन फीमेल ड्रोसोफिला द लिंक्ड जीन एग्जिबिट रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। लिंक्ड जीन है और रिकॉम्बिनेशन आ रहा है गैमेट बनने के लिए, बट सच ए रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला में गैमेट बनने के टाइम रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, मेल ड्रोसोफिला में स्पर्म बनते समय नहीं आ रहा है। तो हमें पता है कि मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं माना जाता, तो मेल ड्रोसोफिला स्टेराइल है, नहीं। मेल ड्रोसोफिला पार्थेनोजेनेटिक है, ये भी नहीं। नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला इज हैप्लॉइड। तो इन तीनों में तो एक ही आंसर है, मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई गैमेट, फीमेल गैमेट बनते समय तो रिकॉम्बिनेशन आएगा, मेल गैमेट में नहीं आएगा, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर की एब्सेंस मानी जाती है। थर्ड आंसर करेंगे। नेक्स्ट वन, TDF जीन। TDF जीन क्या है, तो TDF जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन है, जिसको SRY जीन भी कहते हैं, SRY जीन। अ जीन प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, अ सेगमेंट ऑफ RNA, प्रोटीनेशियस फैक्टर जीन प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। तो SRY जीन तो कहाँ होता है, मास्टर जीन ऑफ मेलनेस है, Y क्रोमोसोम पर होता है, ह्यूमन के Y क्रोमोसोम पर, और मेल डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर 4 करेंगे इसमें, TDF Y पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज्ड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, कि एक मैन में डिजीज़ है, वुमेन नॉर्मल है। दे गॉट 3 daughters and 5 sons। अब इनके 3 बेटियां हैं, 5 सन है, 3 daughters and 5 sons। ऑल द daughters वर डिजीज्ड, जितनी भी daughters थी सारी की सारी डिजीज्ड है, सन वर नॉर्मल। तो जीन ऑफ दिस डिजीज, ये जीन या डिजीज कैसा होगा, देखिए मैन में डिजीज है, मैन में डिजीज है और सारी की सारी डॉटर जो हैं वो डिजीज्ड हैं। आपको क्रिस क्रॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैन अफेक्टेड है, ठीक है, और इसकी जितनी डॉटर बन रही हैं वो सारी भी अफेक्टेड है। तो मैन का X क्रोमोसोम डॉटर में तो गया गया, और अगर इसमें डिजीज है और इनमें भी डिजीज है, इसका मतलब इसके X पर कोई डोमिनेंट अलील है, मान लो X+, तो वो X+ इसमें आया, तो डोमिनेंट अलील से डिजीज हो रही है, तो चाहे मदर से कुछ भी आए, लेकिन अगर फादर से डोमिनेंट अलील आया और वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो फादर अगर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर भी अफेक्टेड होगी, और ऐसा केस एक्स लिंक डोमिनेंट में बनता है। तो ये क्या होना चाहिए, सेक्स लिंक डोमिनेंट। रिसेसिव में नहीं, देखो रिसेसिव में अगर फादर में डिजीज है तो भी डॉटर अफेक्टेड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा फिर मदर से क्या आ रहा है। कई बार होगा फादर में डिजीज हो और मदर नॉर्मल है, तो डॉटर जो है कभी भी डिजीज नहीं आएंगी, डॉटर कैरियर बनेंगी।
लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है और सारी की सारी डॉटर भी हमेशा अफेक्टेड आ रही है, तो मतलब ये डिजीज डोमिनेंट है कि फादर का वो एक एक्स डॉटर में गया, उस एक एक्स पर एक डोमिनेंट एलील था जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसने जाके डॉटर में भी डिजीज कॉज कर ली। अब चाहे मदर नॉर्मल है, मदर में डिजीज है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फादर अफेक्टेड है, सारी डॉटर अफेक्टेड है। ऐसा कब होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। रिसेसिव में तो मदर पर भी डिपेंड करना पड़ेगा, मदर नॉर्मल है या नहीं है, और मदर कुछ दी नहीं है यहाँ पर, सॉरी मदर जो है यहाँ पर नॉर्मल दी है, ठीक है। और अगर मदर नॉर्मल दी है तो फिर तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज डॉटर में तो आ ही नहीं सकती, तो इसलिए इसके चांस कम है। बेटर क्या रहेगा आंसर? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करेंगे, क्योंकि फादर अफेक्टेड है, सारी डॉटर अफेक्टेड। क्रिस क्रॉस में आपको ये चीज़ बताई गई थी, ये चीज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? कौन सा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से एसोसिएटेड है? नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म एंड पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को मैंने DMD भी कहा था, डकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नाइट ब्लाइंडनेस और ये दोनों भी मैंने एक्स लिंक में बताई, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी को देंगे, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो एक्वायर्ड भी हो सकती है, जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस हमेशा सेक्स लिंक्ड हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ज़्यादा बेटर आंसर या मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD को करेंगे। बाकी सब ऑटोसोमल डिजीज़ हैं या एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अ हीमोफिलिक फीमेल मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, हीमोफिलिक फीमेल मैरीज ए नॉर्मल मेल। तो हीमोफिलिक फीमेल, अब आप कहोगे फीमेल में तो हीमोफीलिया होता ही नहीं है, नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अपने को मानना है, मान के करना है। ये XH हो गया, हीमोफिलिक फीमेल मैरीज विद ए नॉर्मल मैन, ठीक है। द थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग रिगार्डिंग द हीमोफीलिया, क्या थ्योरेटिकल रेशियो होगा? देखिए, इनकी जितनी भी डॉटर होगी सारी की सारी डॉटर कैरियर बनेगी, क्योंकि मदर से ये एक एक्स आएगा, और जितने सन बनेंगे सन सारे के सारे हीमोफिलिक ही बनेंगे। वैसे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और मदर में है, तो सारे के सारे सन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर हीमोफिलिक, ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक, ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, हाफ डॉटर हाफ सन आर हीमोफिलिक। तो इनमें तो क्या रहेगा आंसर? ऑल सन्स आर हीमोफिलिक। डॉटर सारी की सारी कैरियर होंगी, हीमोफिलिक नहीं होंगी, ठीक है। सीधा साधा क्रॉस करना है, उसी से दिख रहा है सन, क्योंकि मदर अगर अफेक्टेड है और वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज से, तो सारे सन अफेक्टेड आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत से लोग परेशान होते हैं। क्या होता है कि हमारे दिमाग में मैन लिखते हैं, हमारे क्या आता है? वाई। अब यहाँ एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, वाई क्रोमोसोम, वाई और एक्स और ऑटोसोम तीनों दिए। पहली बात देखो, उन्होंने लिखा है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, तो मैन के अंदर भी सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों होते हैं, और उसमें भी वाई क्रोमोसोम पर तो सबसे कम जीन है, वाई पर सबसे कम जीन है, वाई की तुलना में तो किस पे ज़्यादा जीन है? एक्स पर। तो मैन में भी एक्स करेक्टर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर मेनली किसके थ्रू होंगे? तो ये एक्स पर ही आएंगे, ठीक है। एक्स और वाई में से एक आंसर देना। अच्छा, ये तो नहीं होगा, एक्स वाई के साथ में इन्होंने ऑटोसोम लिख दिया तो ये गलत, और ऑटोसोम ये भी गलत। अब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है अपने पास कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैन लिखा है तो वाई कर देते हैं। जी नहीं, मैन होगा तो उसमें एक्स भी है और वाई भी है, और जीन तो ज़्यादा एक्स पर ही है, वाई पर तो बहुत कम जीन है। तो एक्स लिंक कैरेक्टर्स आर मेनली ट्रांसमिटेड, तो मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू एक्स करना। वाई पर जीन बहुत कम होते हैं, एक्स पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मैन को वाई से कंफ्यूज नहीं करना, मैन में एक्स क्रोमोसोम भी होता है। नेक्स्ट वन, अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज विद ए नॉर्मल मैन, द ऑफस्प्रिंग्स विल बी। मिलता जुलता सही क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंड वुमेन है, मैरीज विद ए नॉर्मल मैन, तो क्या होगा? देखो अगेन वही बात है, सारी की सारी डॉटर कलर कैरियर आएंगे, क्योंकि फादर नॉर्मल है। फादर नॉर्मल है तब तक डिजीज डॉटर में आ ही नहीं सकती, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो सारे के सारे सन भी क्या होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। तो ऑल कलर ब्लाइंड, ऑल डॉटर नॉर्मल एंड ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड, ऑल नॉर्मल, ऑल डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड एंड सन विल बी नॉर्मल। तो ध्यान रखिए इसमें क्या आएगा? अब ये करना पड़ेगा, ऑल डॉटर नॉर्मल एंड ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड। सारी डॉटर नॉर्मल और सारे सन कलर ब्लाइंड होंगे। सेकेंड आंसर, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस का करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन है ये भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड टू ए नॉर्मल वुमेन,
देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजीज द ऑफस्प्रिंग विल बी, अब की बार क्या दिया, कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद एन नॉर्मल वुमेन। तो अब नॉर्मल वुमन का तो अपन नॉर्मल ही लें पूरा इसको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी डॉटर तो क्या हो जाएंगी, कलर ब्लाइंड, ठीक है, और सारे सन यहाँ पर क्या रहेंगे, अब नॉर्मल। ऑल सन विल बी कलर ब्लाइंड, गलत। ऑल डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड, ये भी गलत। ऑल सन्स एंड डॉटर विल बी नॉर्मल, ऑल सन्स एंड डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। अब देखो इसमें देखा जाए तो सारे नॉर्मल ही हैं, डॉटर कैरियर है लेकिन है तो नॉर्मल ना, तो ऑल विल बी नॉर्मल हो जाएंगे, ऑल सन्स एंड डॉटर विल बी नॉर्मल, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और सेक्स लिंकेज के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको कई सारे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एक और देखिए इसी तरह का क्वेश्चन, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ गर्ल हु इज नॉर्मल फॉर दिस करेक्टर। अब साफ साफ लिखा है कलर ब्लाइंड मैन है, मैरीज विद अ गर्ल हु इज नॉर्मल होमोजाइगस, तो मैं वुमन पूरी तरह से नॉर्मल है। देन जीनोटिपिकली, अब जीनोटाइप पूछ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो फिर से देख लो, यहाँ पर सारी की सारी डॉटर हेट्रोजाइगस बनेगी जीनोटिपिकली और सारे सन नॉर्मल बनेंगे। देन जीनोटिपिकली सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल, जीनोटिपिकली बात हो रही है तो ध्यान रखना, सन विल बी कलर ब्लाइंड, डॉटर विल बी नॉर्मल, सन विल बी नॉर्मल, डॉटर विल बी कैरियर, सन एंड डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। अब देखो सन तो नॉर्मल है और डॉटर कैरियर है, तो हम आंसर क्या करेंगे, थर्ड, क्योंकि वो जीनोटिपिकली पूछ रहा है तो प्रॉपर वे में देंगे कि डॉटर कैरियर होंगी, डॉटर में डिजीज नहीं होंगी लेकिन डॉटर की जीनोटिपिकली कैरियर होंगी, ठीक है, और सन बिल्कुल नॉर्मल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी रिलेटिवली मोर इफ, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कब, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज लेस, अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज के चांस बढ़ेंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो कम होगा, तो अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज मोर, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फिर क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा। लिंक्ड जीन्स आर मोर, जीन अगर ज़्यादातर लिंक्ड हैं तो भी नहीं, क्रॉसिंग ओवर का भी चांस नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा चांस, आंसर होगा सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज मोर, क्रॉसिंग ओवर के चांस तभी बढ़ेंगे जब जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज ड्यू टू, जो अलग अलग क्रॉस में जो रिकॉम्बिनेंट आते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स किसकी वजह से आते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, लेक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, ही तो हम सभी जानते हैं रिकॉम्बिनेशन हमेशा क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म, फिल इन द ब्लैंक्स है, टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, द टर्म टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन के लिए कौन सी टर्म दी, लिंकेज, ठीक है, और नॉन पेरेंटल के लिए उसने दिया रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेशन। तो पहले में तो क्या आएगा, लिंकेज, और दूसरे में यहाँ पर आएगा रिकॉम्बिनेशन, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 239 का आंसर 4 है। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग, दे वर्कड विद। क्रोमोसोमल थ्योरी सटन एंड बोवरी ने दी थी, और क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन ने किया था, ये बात तो पता है आपने को। अब मॉर्गन और उनके साथियों ने काम किस पे किया ये पूछ रहा है, पी प्लांट स्वीट पीट्स ने, अब ये तो हमें सबको पता है कि उन्होंने काम किस पे किया है, ड्रोसोफिला पे किया है, और ड्रोसोफिला पर काम करके उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को कंफर्म किया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ इनकरेक्ट फॉर ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला क्यों लिया गया, इसके क्वेश्चन, इसका भी आपको बताया था, एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ दिया है कि इन ड्रोसोफिला का क्या गलत है ये बताना है। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, बहुत सिंपल मीडियम पर आराम से उग सकती है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये भी सही है, इसीलिए तो इसको यूज़ करते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 7 वीक, ये गड़बड़ है, 7 वीक नहीं, ये था 2 वीक्स, 2 हफ्ते में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती, ये गलत है। देर आर क्लियर डिफरेंस इन सेक्स, यहाँ मेल और फीमेल में भी डिफरेंस क्लियर रहता है, तो चीज़ क्या गलत हो गई इसके लिए कि 2 वीक में इनकी लाइफ साइकिल नहीं, 7 वीक में नहीं, 2 वीक में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, Morgan and its group found that when genes are grouped on same chromosome, some genes were tightly linked and shows। अब मॉर्गन ने और उनके ग्रुप ने क्या देखा
कि कुछ जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं और बहुत टाइटली लिंक्ड हैं। अब अगर वो टाइटली लिंक्ड जीन होंगे तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। लूजली लिंक्ड जीन में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, टाइटली लिंक्ड में कम होगा। तो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन। नो तो नहीं करेंगे, टाइटली लिंक्ड में भी कुछ तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ज़्यादा बेटर है वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल नो भी नहीं करेंगे और 100% पेरेंटल, ये दोनों भी ऐसे नहीं, ठीक है। 100% पेरेंटल या बिल्कुल नो रिकॉम्बिनेशन तो कंप्लीट लिंकेज में आएगा। और टाइटली लिंक्ड जीन का मतलब कंप्लीट लिंकेज नहीं होता, बहुत अच्छा खासा लिंकेज है लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। बिल्कुल वैसे मिलता जुलता फिर से एक क्वेश्चन है, देखो। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, इस बार ये सही लिखा हुआ है, 2 वीक में कंप्लीट होती है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। इट हैज़ फ्यू हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ लिखा है फ्यू हेरिडिटी वेरिएशन, ये गलत है। फ्यू नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे होते हैं, इसमें कई अच्छे अच्छे करेक्टर जो देखे जा सकते हैं। इट हैज़ क्लियर डिफरेंशिएशन, ये भी सही है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है तो अगेन थर्ड आंसर होगा कि यहाँ फ्यू नहीं आना चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए, मेनी हेरिडिटी वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया मॉर्गन ने किया था, आंसर थर्ड हो जाए। तो देखिए ये जो यहाँ तक क्वेश्चन थे पूरे, ये क्वेश्चन थे आपके लिंकेज और सेक्स लिंकेज के, ठीक है। तो हमने अलग अलग सेगमेंट में पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके बाद जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और फिर उसके बाद हमने लिंकेज और सेक्स लिंकेज का पार्ट देखा। एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो जैसा भी हो, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आंसर क्या आना चाहिए वो बता दिया, ताकि किसी तरह का आपके डाउट नहीं रहे।